हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और चूँकि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जाते हैं वो भी तो चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और यहाँ पे सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो कि 3 या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए ये चैप्टर के शुरू में पढ़ना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके फीचर्स को बताएं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के फीचर पूछ दिया जाए तो भी इसका यही मतलब होता है। तो देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि इस प्रकार के फार्मिंग में फार्मर जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, यानी कि खुद के भरण पोषण के लिए और खुद के परिवार को पोषण करने के लिए वो ऐसी फार्मिंग किया करते हैं। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है प्रिमिटिव यानी जहाँ पे कि प्राचीन चीज़ें रिलेटेड होती है। तो फर्स्ट फीचर तो ये हो गया। और इसका कहना यह है कि आज भी भारत के कई हिस्सों में ये फार्मिंग की जाती है। तो ये इसके फीचर्स है। अब आते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज का कहना है कि ये फार्मिंग चूँकि अपने छोटे से परिवार के लिए या फिर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, दैट मीन्स कि लैंड के छोटे छोटे टुकड़ों पर ये हो जाता है। और फार्मर जो है हो का इस्तेमाल करते हैं, यानी पुराने समय में जो सिंपल टूल्स हुआ करते थे, हो, दाव और डिगिंग स्टिक्स का ये इस्तेमाल क्या करते हैं। क्योंकि देखिए मशीनों का प्रयोग खेत में तभी होता है जब ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पे तो सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण की बात की जा रही है, तो मशीन लाने की ज़रूरत भी क्या है, तो सिंपल टूल से यहाँ पे काम चल जाता है। फिर कहता है सिर्फ परिवार की कम्युनिटी लेबर ही यहाँ यूज़ की जाती है। लेबर का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है श्रम, यानी परिवार समुदाय का जो श्रम होता है वही इस फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। बाहर से लेबर को नहीं लाया जाता कि आप इस खेत पे काम कीजिए। इस टाइप की फार्मिंग मुख्य रूप से प्राकृतिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि वो मानसून पर निर्भर रहते हैं, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है इस पर निर्भर करते हैं, और क्रॉप के लिए सूटेबल कंडीशन होने चाहिए। यानी ओवरऑल वो कुल मिलाकर प्रकृति पर डिपेंडेंट होते हैं सब कुछ के लिए, अपना बाहर से कुछ उनको लगाना नहीं है। तो यही सारे इसके जो है कुछ फीचर्स हैं, और भी इसके कुछ फीचर्स को हम जानेंगे। इतने से ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए इसे जो है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और इस प्रकार की एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो लैंड प्रोडक्टिविटी लो होती है, यानी भूमि की जो उत्पादकता होती है वो लो होती है, क्योंकि फार्मर जो है यहाँ पे फर्टिलाइज़र या फिर कोई नए आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि फार्मर जो है मुख्य रूप से प्रकृति पर डिपेंडेंट होते हैं। सॉइल फर्टाइल प्राकृतिक रूप से है कि नहीं इस पर डिपेंडेंट होते हैं, बाहर से वो फर्टिलाइजेशन लगाते नहीं है। तो जो भी फसल होती है वो प्राकृतिक तौर पर होती है। फर्टिलाइज़र क्या करता है कि उसे ग्रो करवाता है, ये केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो तो इसका यूज़ करते नहीं, इसलिए भूमि की उत्पादकता यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे जाके अब ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या है और इसकी विशेषता बताएं। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो समझिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसका नाम क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है इज अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह में बदलना, ये होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है। प्रैक्टिस कौन करता है, तो ट्राइबल पीपल, दैट मीन्स कि आदिवासी लोग जो कि ट्रॉपिकल रीजन में रहा करते हैं वही इस खेती का उपयोग करते हैं। इसके साइलेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
खेती करने के लिए वो सबसे पहले जंगल के कुछ हिस्से को साफ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खेती करनी होती है। आदिवासी हैं तो उनका कोई फिक्स जगह तो है नहीं, तो जंगल जाते हैं, जंगल में कुछ जंगल के ही कुछ हिस्से को साफ कर देते हैं और वहाँ के वृक्षों को जला दिया करते हैं, ताकि लैंड जो है अब खेती के लिए सूटेबल हो सके। और आदिवासी हैं तो मॉडर्न इनपुट लाएंगे कहाँ से, मशीन्स लाएंगे कहाँ से, तो प्रिमिटिव टूल्स जो अवेलेबल होते हैं उनके बस में होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। जैसे कि हो का प्रयोग करेंगे, दाव का प्रयोग करेंगे और डिगिंग स्टिक का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार की फार्मिंग जो है मानसून पे डिपेंडेंट होती है, जो पिछले क्वेश्चन में था। सॉइल की प्राकृतिक फर्टिलिटी पे, फर्टिलिटी आप समझते होंगे कि उपजाऊपन, यानी सॉइल कितना फर्टाइल है, यानी वो कितना ज़्यादा उत्पादकता दे सकता है अगर उसमें फसल लगाई जाए तो। और तीसरा है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके लिए, क्रॉप के लिए उचित होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र का यूज़ ही नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड का यूज़ ही नहीं किया जाता, ये सारी बातें होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। आपको जितने मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए उतना मार्क्स का लिखना है। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप 5 पॉइंट लिखिए। 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप इसे 3 मार्क्स में लिखिए। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मेंशन डिफरेंट नेम बाय विच स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन इज इंडिया। यानी भारत में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये बहुत सारे नामों से जानी जाती है। तो इनमें से कुछ नामों को बताइए और आगे ये भी बताइए कि किस राज्य में इस प्रकार की फार्मिंग भारत में प्रैक्टिस की जाती है और इस प्रकार की फार्मिंग में कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उनका भी नाम बताइए। लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए इसके आंसर में, इसे डिफरेंट नेम में भारत में जाना जाता है, जैसे कि झमिंग, और आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो ये झूम की खेती हो गया। दूसरा है बेवार, तीसरा है पोडू, इटीसी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न मतलब क्या हुआ, उत्तर पूर्वी स्टेट, जैसे कि असम, यानी भारत के मानचित्र के इस साइड देखिए असम आ गया, मेघालय आ गया, मिजोरम और नागालैंड, वहाँ पे इसको झूम कहा जाता है, झमिंग कही जाती है इन इंग्लिश। फिर है इसे छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस किया जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी प्रैक्टिस किया जाता है। इस प्रकार की फार्मिंग में जो मुख्य रूप से क्रॉप उपजाए जाते हैं वो होते हैं चावल, मेज और मिलेट। मिलेट के बारे में आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन इंडिया। यानी फार्मिंग के भी 2 प्रकार हैं, एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रिमिटिव को देखा और इस बार हम इंटेंसिव को देख रहे हैं। तो इसके फीचर्स हमको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये उसके अपोजिट होता है। इस प्रकार की फार्मिंग वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे कि पॉपुलेशन का दबाव ज़्यादा होता है, यानी जहाँ पे भारी मात्रा में, भारी जनसंख्या में लोग रहा करते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि उतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाना भी तो है, और खिलाएंगे किससे, तो भूमि से ही उपजा कर ही तो खिलाया जाता है। तो अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव मतलब समझिए श्रम गहन, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रिमिटिव के जैसे इसमें खाली परिवार का भरण पोषण नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को खिलाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। ये इसका फर्स्ट फीचर है। दूसरा फीचर इसका ये है कि यहाँ पे जैसे उसमें बस नेचर पे डिपेंडेंट होते थे, सॉइल फर्टाइल है, बस उतने में ही काम चल जाएगा, लेकिन अब उत्पादकता को बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई डोजेज ऑफ केमिकल्स यूज, मतलब सिंपल केमिकल भी नहीं, हाई डोजेज इस्तेमाल की जाती है, बायोकेमिकल इनपुट इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन यूज़ किया जाता है। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाया जा सके। क्यों, नहीं तो जनसंख्या भूखी ही रह जाएगी। फिर है कि फार्म साइज यहाँ पे स्मॉल होता है और अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि लैंड का डिवीज़न होता है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है
कि फार्मिंग का जो साइज़ है वो छोटा होता है, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। इसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए हैं कि छोटे छोटे लैंड में जो उन्हें बड़ा किया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बात इसकी फीचर है कि यहाँ पे फार्म साइज़ जो है छोटा होता है, क्योंकि डिवीज़न ऑफ लैंड ही ज़्यादा हो जाता है। अब फार्मर जो है लिमिटेड लैंड से, यानी भूमि उतनी अधिक है नहीं, सीमित भूमि है, लेकिन चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लें, यही चीज़ यहाँ पे की जाती है। अब फार्मर के पास कोई, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि दो काम कर रहा है, दोनों साइड से पैसा आ रहा है, एक टाइम हुआ कि एक टाइम से पैसा आना बंद हो गया तो दूसरे तरफ से तो पैसा आ ही रहा है उससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो किसान है उनके साथ समस्या ये होती है कि फार्मिंग के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं होता, अपने जीवन यापन करने का कोई दूसरा चारा होता ही नहीं है, इसलिए वो जो है एग्रीकल्चर लैंड से ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे निकालने की फिराक में रहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के कोई 3 विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ पे समझिए कॉमर्शियल मतलब क्या होता है, दैट इज़ रिलेटेड विथ कॉमर्स, यानी जो कि व्यापार से संबंधित होता है। यहाँ पे पैसे की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, हालांकि पैसे तो हर केस में है, लेकिन यहाँ पे कॉमर्स है, यानी मुख्य रूप से यहाँ पे जो खेती की जाती है उसका उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। तो देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे फार्मर ज़बरदस्त आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया करते हैं, जैसे कि HYV सीड का फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है, आप इसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड कहेंगे। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, कारण क्या है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, वो चाहते हैं कि हम जो अनाज लगाएं दोगुना तेगुना होकर निकले। फिर आता है कि इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फसल समय समय पर ख़राब हो सकती है, इसलिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि पेस्ट को मारने के लिए, फसल ख़राब करने के लिए ये लोग दौड़े चले आते हैं। फिर है कि फार्मर जो है हायर क्या कह सकते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी, यानी इतना करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल भी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इनपुट ही इसमें लगा देते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वहाँ से निकालते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है इसमें C नंबर कि डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी अगर भारत के क्षेत्रों में बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में ये प्रैक्टिस की जाती है, और सब किस तरह से कॉमर्स करता है सबका डिग्री अलग अलग है, कहीं पे ये ज़्यादा होता है, कहीं पे ये कम होता है। यहाँ पे एक और बात जाननी ज़रूरी है इसको एग्जाम्पल से, जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो हरियाणा में राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप है, और जब हरियाणा और पंजाब में ये कॉमर्शियल क्रॉप है, जबकि उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। और D नंबर में इसका ये है कि प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हम आगे भी जानेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक अपना ही महत्व होता है, और इसके बारे में डिटेल में हमको स्टडी भी करना है, फिलहाल ये इसका फीचर है। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, और कोई 2 प्लांटेशन क्रॉप का नाम बताइए, और 2 प्लांटेशन क्रॉप का नाम बताइए। नेम एनी 2 स्टेट वेयर प्लांटेशन फार्मिंग इज प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांटेशन फार्मिंग की 2 विशेषताओं के बारे में बताइए, 2 क्रॉप का भी नाम बताइए, और ऐसे 2 स्टेट भी बताइए जहाँ पे ये किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांटेशन फार्मिंग जैसा कि हम पहले जान चुके हैं एक प्रकार का कॉमर्शियल फार्मिंग है, यानी मेन रोल जो है इसका कॉमर्स के लिए होता है। तो इस प्रकार की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को ही जो है बहुत बड़े लार्ज एरिया पे किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम आगे जाके पढ़ेंगे टी और कॉफ़ी। जैसे चाय जब लगाई जाती है चाय के बागानों में, तो वहाँ पे कोई दूसरी फसल नहीं लगाई जाती, वहाँ पे चाय की ही फसल पूरी पूरी लगाई जाती है, फिर उसे ही निकाला जाता है। जस्ट लाइक कॉफ़ी के केस में भी वही होता है। फिर कहा जाता है कि प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। समझिए इस मतलब को, इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि 2 सिस्टम मीट करते हैं, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मीट करते हैं, यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को जोड़ने का काम यहाँ पे प्लांटेशन करता है। मतलब एग्रीकल्चर तो है ही, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइज क्रॉप भी है, ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है इससे। फिर है
यहाँ पे जो इनपुट लगाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ये मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करते हैं, वो भी किसकी मदद से, तो माइग्रेंट लेबरर्स की मदद से। यानी जो श्रम होते हैं वो बाहरी लोग आते हैं, बाहरी लोग श्रम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। माइग्रेंट मतलब क्या, जो एक जगह से अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह माइग्रेशन कर जाते हैं, कारण बहुत सारा है। फिर है प्रोडक्शन, मुख्य रूप से मार्केट के लिए ही किया जाता है, यानी जो उत्पादकता करनी है वो मार्केट के लिए ही, अधिकतम से अधिकतम पैसा कमाना ही यहाँ पे मुख्य प्रायोरिटी होती है। और ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, और जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उन्हें इंडस्ट्री भेजा जाता है ताकि वो सामान बनाने के रॉ मटेरियल में काम आ जाए। यही कारण है कि ये इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है यहाँ पे ई नंबर है कि इसे वेल डेवलप्ड नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है। तो जब ये प्रोड्यूस हो गया तो इसे इंडस्ट्री भेजा जाएगा। तो इंडस्ट्री किससे भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क होता है, ताकि इसे इंडस्ट्री से जोड़ा जा सके और फिर इंडस्ट्री से इसे मार्केट से भी जोड़ा जा सके। इन सब करने में इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि पैसे कम से कम लगे और मुनाफा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले। और भारत की अगर बात करें तो भारत में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप ही हैं। और प्लांटेशन फार्मिंग कहाँ पे होगी, तो आप याद रखिए, चाय कहाँ पे होता है, तो असम में, फिर वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में, और कर्नाटका में, जहाँ पे कि टी और कॉफ़ी ग्रोन की जाती है। कर्नाटका से आप याद रख सकते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी जो है उगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंपेयर। कंपेयर मीन्स तुलना करना। कंपेयर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल फार्मिंग के बीच जो है तुलना करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे प्रिमिटिव के बारे में जानेंगे। प्रिमिटिव की खास बात क्या होती है कि ये जो है छोटे छोटे पैचेज, मतलब भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स का यूज होता है, जैसे हो दाव और दिगिंग स्टिक। मुख्य रूप से ये प्रकृति के कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मानसून पे, सॉइल की फर्टिलिटी पे, और तो और क्रॉप के लिए फेवरेबल फैक्टर भी होने चाहिए। मुख्य रूप से मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं। और लेबर इंटेंसिव करेगा कौन, तो परिवार के ही लोग करते हैं, बाहर से कोई लोग आता नहीं है, घर के ही सारे फैमिली मेम्बर्स इनमें इंगेज होते हैं। फिर आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग ऐसा नहीं है। कॉमर्शियल फार्मिंग मुख्य रूप से मार्केट के मद्देनज़र की जाती है, तो इसे बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर एक ही फसल को लगाया जाता है। मॉडर्न मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीन्स का, ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर का। बहुत ज़्यादा इनपुट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा आउटपुट यहाँ से निकाली जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि फसल ख़राब ना हो जाए, इसका यूज़ किया जाता है। और मानसून पे तो है एकदम कम निर्भरता होती है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल निर्भरता नहीं होती है। कैपिटल इंटेंसिव होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पहले से सामान लगाया जाता है लोगों द्वारा, जैसे HYV सीड का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और जो माइग्रेंट श्रमिक, यानी जो बाहर से श्रमिक काम करने के लिए आएंगे, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो यही है इन दोनों के बीच में अंतर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मिलेट्स क्या होते हैं। और भारत की अगर बात करें तो मिलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप क्यों होते हैं। तो देखिए, मिलेट्स अनाज होते हैं, और कैसे अनाज होते हैं, तो खुरदुरे अनाज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मिलेट्स बहुत ही मोटे अनाज होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी। और भारत की बात करें तो बहुत सारे कारणों को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कारण तो ये है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, दैट मीन्स आदमी को बहुत ज़्यादा पोषण देने का काम करेंगे। आगे बताया जाता है कि अगर रागी की बात करें तो इसमें आयरन होता है,
कैल्शियम होता है, रफेज होता है। और ये रेन फेड इलाकों में आप इन्हें उपजा सकते हैं। रेन फेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्षा संचित है, यानी कि बारिश से उसे सींच दीजिए और फिर उसे उपजा लीजिए। और मतलब हार्डली नीड इरिगेशन, और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है मिलेट्स वाले ग्रेन से। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेम द क्रॉप यूज बोथ यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द पल्सेस ग्रोन इन इंडिया अलॉन्ग विद द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड। यानी भारत में जो दालें, पल्स मतलब क्या, दालें उपजाई जाती है, उनके बारे में बताइए और उनको उपजाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की ज़रूरत होती है वो भी बताइए। तो देखिए भारत में जो पल्सेस उगाई जाती है उसमें पहला है अरहर, दूसरा है उड़द, तीसरा है मूंग और चौथा मसूर, पीस और ग्राम। ये दाल खाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि प्रोटीन के ये ज़बरदस्त स्रोत होते हैं, प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं दाल, इसलिए इनका खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें जो है लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा नमी चाहिए, और अगर कंडीशन ड्राई भी है यानी कि सूखी कंडीशन भी है तब भी वो जीवित रह सकते हैं। इसीलिए पूरे देश में चाहे जहाँ की कंडीशन जैसी भी हो ये उगाए जाते हैं। और इन्हें जो है रोटेशन क्रॉप के साथ भी उगाया जाता है, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यानी मिट्टी उपजाऊ है, इसे रिस्टोर करने में ये बहुत मदद करते हैं। ये सारे काम कौन करता है, तो पल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है नेम सम लेज्यूमिनस क्रॉप्स। लेज्यूमिनस कौन मतलब होता है, फलीदार फसल। ऐसे कुछ फलीदार फसल का नाम बताइए और राइट वेदर दे आर रबी और खरीफ, या और बताइए ये भी कि वो रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, और आखिर उनका महत्व क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लेज्यूमिनस क्रॉप की बात करें तो ये है उड़द, अरहर, मूंग और पीस। और यहाँ पे खरीफ क्रॉप है अरहर, उड़द और मूंग, जबकि पी यहाँ पे रबी क्रॉप है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे, आखिर की इनका महत्व है क्या। तो देखिए इनका महत्व ये है कि अगर वेजिटेरियन डाइट है यानी वेजिटेरियन है तो उसके लिए प्रोटीन उसका एक ज़बरदस्त स्रोत है। दूसरा है लेज्यूमिनस क्रॉप अगर ये है सिवाय अरहर के तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम यही करते हैं। और दूसरे क्रॉप के साथ इन्हें जो है रोटेशन के तौर पर भी ग्रोन किया जा सकता है, इसका भी कारण यही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस इन आवर कंट्री। यानी क्वेश्चन है कि भारत में दालों का क्या महत्व है और पल्सेस को रोटेशन क्रॉप के रूप में क्यों ग्रो किया जाता है, और ऐसे 2 पल्स प्रोड्यूसिंग राज्य के भी भारत के नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए आते हैं इसके आंसर पे। तो इम्पोर्टेंस तो हम पहले से ही देखते जा रहे हैं। तो देखिए भारत की अगर बात करें तो ये पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। और प्रोटीन के यानी किसी भी वेजिटेरियन डाइट में ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। पल्सेस की बात करें तो इन्हें लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, यानी कम नमी की ज़रूरत होती है, और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यही कारण है कि ये पूरे देश में उपजाए जाते हैं। और अगर अरहर को छोड़ दें तो जितने भी ये सारे क्रॉप है ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, क्योंकि यही ऐसे फसल हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। और चूँकि सॉइल को ये फर्टाइल बनाते हैं, इन्हें दूसरे क्रॉप के साथ रोटेशन में भी जो है ग्रो करवाया जाता है, ग्रो किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन है मतलब आंसर है कि आखिर पल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है। देखिए यहाँ पे मेजर कहा जाता है यानी मुख्य रूप से। तो पहला यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये सारे भारत के कुछ राज्य हैं जो कि पल्स को प्रोड्यूस करने में अग्रणी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। यानी उन ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताइए
जो कि शुगर केन को उपजाने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए शुगर केन एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। यहाँ पे यही इसका फर्स्ट पॉइंट है। कहाँ कहाँ पे ये ग्रो करेगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करेगा। इसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी और एनुअल रेनफॉल यानी कि वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इरिगेशन जो है, अगर कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे कि लो रेनफॉल है तो वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसे जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ सॉइल में उपजाया जा सकता है, जैसे ब्लैक सॉइल में, एलुवियल सॉइल में, लोमी सॉइल में। देखिए लोमी सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जो चिकनी हो और बलुई मिट्टी हो, और रेडिश लोम में भी इसे उपजाया जाता है। तो ये सारे जोग्राफिकल कंडीशन है शुगर केन के। नेक्स्ट है नेम सम ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी भारत में कुछ ऑयल सीड्स नाम बताइए और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, और बताइए ऐसे 2 ऑयल सीड के नाम जिन्हें रबी क्रॉप के तौर पर भी ग्रो करवाया जाता है और खरीफ क्रॉप के तौर पर भी। तो यहाँ पे ऑयल सीड का मतलब है तेल से, यानी जिस चीज़ से कि तेल बनता है, जो तेल की व्यक्ति खाते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा ग्राउंड नट, फिर आता है मस्टर्ड मतलब सरसों, फिर होता है कोकोनट यानी नारियल का तेल, फिर होता है सेसामम, और लास्ट में आता है सनफ्लावर का ऑयल। मोस्ट ऑफ दिस ऑयल सीड आर इडिबल, और इनमें बहुत सारे जो है इडिबल है और डेली लाइफ में मनुष्यों के द्वारा ये कंज्यूम भी किए जाते हैं। और इनका जो किसके मुख्य रूप से इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए बालों में तेल डालने के लिए किया जाता है, कुकिंग मीडियम खाना बनाने के लिए किया जाता है, सरसों के तेल का बहुत लोग सर में भी लगाते हैं, नारियल तेल का भी यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए और सर में भी लगाने के लिए। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि साबुन बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, साबुन बनाने के लिए और तो कॉस्मेटिक के लिए, ऑइंटमेंट के लिए। सेसामम और कैस्टर की बात करें तो यही दोनों हैं जिन्हें कि रबी और खरीफ दोनों के जैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम द इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी भारत के द्वारा जो बिवरेज क्रॉप, बिवरेज मतलब पेय पदार्थ, यानी जिनको कि पिया जाता है, जिन्हों लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, जिसे कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ इसके कल्टीवेशन के लिए जो जोग्राफिकल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में भी बताइए, और 2 इम्पोर्टेंट स्टेट भी बताइए जहाँ पे ये ग्रो होता है। तो हमेशा याद रखिए इसमें चाय और कॉफ़ी आएगा। देखिए टी वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, और यहाँ पे ब्रिटिश की बात की जा रही है तो सिर्फ चाय होगा, तो टी ही वह पेय पदार्थ है जो कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये बिवरेज क्रॉप है। अब देखिए टी प्लांट की जोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या होगी, तो ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में उगेंगे, जहाँ पे कि बहुत गहरी और बहुत ही फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी। उस सॉइल में ह्यूमस होनी चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए, तभी जो है चाय की खेती पॉसिबल हो पाएगी। दूसरा इसका कंडीशन है कि टी की जो बसेस होती है, दैट मीन्स चाय की जो झाड़ियाँ होती है उन्हें कैसे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है, तो गर्म, नमी वाली और फॉस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी जब चाय की फसल लगी हो तो बिल्कुल भी पाले नहीं पड़ने चाहिए, और थ्रू द ईयर और पूरे साल ऐसे ही स्थिति होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर और डाउनपोर आप समझते होंगे, शावर मतलब हल्की बारिश, डाउनपोर मतलब भारी बारिश, तो हल्की हल्की बारिश भी होनी चाहिए, वो भी कैसी, फ्रीक्वेंट, यानी एक निश्चित अंतराल पर ये होनी चाहिए। और ये जो है पूरे साल ऐसा होना चाहिए, ताकि ये जो टी की पत्तियाँ होती है ये बड़ी नाजुक होती हैं, टेंडर लीव्स होती हैं, ये जो है पूरे साल ग्रो करती रहे, इन्हें न्यूट्रिशन मिलते रहे। बारिश का पानी में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो कि क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो ये असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ, तो जलपाईगुड़ी में और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉफ़ी कल्टीवेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो कॉफ़ी की खेती की जाती है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो देखिए भारत में जो कॉफ़ी पाई जाती है वो पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वैरायटी की कॉफ़ी पाई जाती है। इसे जो है पूरी दुनिया में इसके अच्छे क्वालिटी के लिए जाना जाता है।
और यहाँ पे कौन सी वैरायटी की कॉफ़ी पीते हैं, तो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी पीते हैं जो कि यमन से लाई गई थी। इनिशियली इस इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बदन हिल्स, यानी शुरू में जब इसकी कल्टीवेशन हुई थी तो ये बाबा बदन हिल्स, बुदान हिल्स में जो है हुई थी। और अभी भी ज़्यादा जगह इसकी खेती नहीं की जाती। देखिए इसकी खेती कन्फाइंड है, यानी सीमित है। कहाँ पे, तो नीलगिरी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो आप कर्नाटका में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, सारे जगह जो है लगभग सटे ही हैं। नेक्स्ट है मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर, यानी रबर को उपजाने के लिए कौन कौन से ज़रूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, और उस एरिया का भी नाम बताइए जहाँ पे कि ये ग्रो करता है। आते हैं इसके आंसर पे। आंसर है कि रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन इसको दी जाती है तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी जो है ग्रो कर सकते हैं। कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे नमी वाले क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तब एक्सीलेंट उत्पादकता मिलने वाली है। और मुख्य रूप से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में इसकी खेती की जाती है। ये सारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं भारत के। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत के राज्यों में केरला ही रबर का मेजर प्रोड्यूसर है। स्टेट द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन द नेचुरल रबर प्रोडक्शन इन 2012-2013 में रबर प्रोडक्शन में आखिर भारत की क्या रैंक थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो केरला जो है ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है और इसका रबर को ग्रो करवाने के लिए यहाँ पे जो मतलब रबर को ग्रो होने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है वो केरला में ही पाई जाती है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे इसे मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, केरला में है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, वो भी वहाँ है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए, वहाँ पे भी है। तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि बेस्ट सूट जो है केरला में करता है। तो यही इसके रीज़न है कि आखिर ये केरला में क्यों ग्रो करता है। और फिर कहता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी भारत में जो कपास की खेती की जाती है इसका भी एक ब्रीफ अकाउंट यानी इसका एक शॉर्ट नोट जो है प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि भारत ही जो है इस कॉटन के प्लांट का ओरिजिन है, यानी भारत में ही जो है इसका ओरिजिनल होम है, यानी शुरू में ये भारत में ही शुरू हुआ था। कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल देने का काम करता है। 2016 की बात करें तो चाइना के मतलब सबसे पहला प्रोड्यूसर चाइना था और फिर भारत था, ये 16 की बात है। और आगे कहा जाता है भारत में ये ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल में ग्रो करता है, और वो भी कहाँ तो दक्कन प्लेट्यू में। आपने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा होगा कि ब्लैक सॉइल को रेगड सॉइल कहा जाता है और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्योंकि इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, जिसे सौराष्ट्र भी कहा जाता है, और भी देश के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कॉटन प्रोड्यूसिंग। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये सारे मेजर प्रोड्यूसिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। नेक्स्ट है मेंशन द फिजिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ गोल्डन फाइबर, यानी वो कंडीशन के बारे में बात कीजिए। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो कि गोल्डन फाइबर के ग्रोथ में काम आती है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। और भारत के जिन राज्यों में ये उपजाई जाती हैं उनके बारे में भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है कि इसे गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कहा क्यों जाता है, तो इसकी क्वालिटी के लिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट ग्रो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल पे ये ग्रो करेगा,
इन द फ्लड प्लेन, यानी जहाँ पे कि फ्लड वाले मैदान होंगे वहीं पे ये ग्रो करेगा, जहाँ पे सॉइल प्रत्येक साल रिन्यू होते हैं। देखिए रिन्यू कैसे हो जाते हैं कि एक बार बाढ़ आती है तो इस कारण से बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है उसमें मौजूद हो जाते हैं, तो हर साल जब सॉइल रिन्यू होती है तो वहाँ पे ये बेटर ग्रो कर पाते हैं। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी जब इसके ग्रोथ का टाइम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी फसल जो है बेहतर हो पाएगी। कहाँ कहाँ पे होता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, ये सारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसका यूज़ किस किस में होता है, तो गनी बैग बनाने में, मैट बनाने में, रस्सी बनाने में, यार्न बनाने में, कारपेट यानी चटाई बनाने में और दूसरे प्रोडक्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर द चैलेंजेज फेस्ड बाय द जूट इन इंडिया। लेकिन जूट जो कि एक नेचुरल फाइबर है, जो कि एक नेचुरल यहाँ पे क्रॉप है, इसे बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है झेलने पड़ते हैं। किससे झेलने पड़ते हैं, आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, इसे क्या क्या चुनौती है। तो देखिए मेजर चैलेंज क्या है कि सिंथेटिक फाइबर का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, और अगर जूट की बात करें तो जूट के मुकाबले ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये काफ़ी सस्ते होते हैं। ये सस्ता है और इसका प्रयोग जो है बहुत सारे चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे पैकेजिंग के लिए, कारपेट के लिए। फिर है कि दूसरी तरफ बात करें तो जूट बहुत एक्सपेंसिव है। वही बात लिखी गई है कि सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं, इसका प्रयोग भी तो किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन जब आप जूट की बात करते हैं तो ये काफ़ी महंगे होते हैं, और यही कारण है कि इसे सिंथेटिक फाइबर से बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाई डज द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। MSP, रीन्यूमरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप, यानी गवर्नमेंट ने 3 योजनाएं यहाँ पे लागू की हैं, वो भी फसलों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं MSP की। MSP होता क्या है, तो देखिए MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी भी संस्था को सपोर्ट करने के लिए या फिर कहें तो उसे हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट उसे पैसे देती है। तो आखिर सरकार यहाँ पे पैसे देने पर क्यों आ गई है, वो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप के लिए। तो देखिए इसका मुख्य कारण यहाँ पे क्या है, तो पहला कारण यहाँ पे बताया जाता है कि ताकि फार्मर को शोषण से बचाया जा सके। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है यहाँ पे कि किसानों को शोषण से बचाया जा सके, और क्योंकि बिचौल यानी मिडिल मैन से, यानी जो बीच में आते हैं और जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, इन लोगों से बचाया जा सके। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो जो है किसानों को जो है आर्थिक सहायता देंगे, यानी उन्हें मनी से सपोर्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे देखिए प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्या है। ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कि गवर्नमेंट एक्चुअली फार्मर से उसके प्रोड्यूस को खरीद लेती है, यानी ये वो प्राइस होता है जिससे कि जिस पे कि वो किसानों के प्रोड्यूस को खरीद लिया करती है। शुरू की बात करें, यानी जब ग्रोइंग सीजन होता है, यानी जब फसलों का ग्रोइंग सीजन होता है, तो गवर्नमेंट उसी समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है, और अगर फार्मर को उस प्राइस के हिसाब से नहीं मिल पाता मिडिल मैन से, तो प्रोड्यूस जो है सीधा गवर्नमेंट खरीद लिया करती है। तो इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को जो है लागू किया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का एग्रीकल्चर मेन स्टे है, यानी एक प्रकार की बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने का ये काम करता है। तो इस स्टेटमेंट को 3 पॉइंट्स से एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि यहाँ पे ये बताइए कि आखिर एग्रीकल्चर का क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर मेन स्टे है, यानी मुख्य आधार है इकोनॉमी का। क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि भारत की आबादी की अगर बात करें तो आधी से भी ज़्यादा आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है अपने सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए, यानी और कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर क्या करती है, तो बहुत सारे रोज़गार क्रिएट करने का काम करती है। ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। 10 से 11 की बात करें तो लगभग 52% टोटल वर्क फोर्स यानी जितने लोग काम करते हैं उनमें जो 52% था
वो फार्मिंग सेक्टर में ही था, यानी फार्मिंग क्या कर रही है, तो रोज़गार देने का भी काम कर रही है। तीसरा है टीमिंग मिलियंस के लिए, यानी बहुत सारे लोगों के लिए ये फूड देने का काम कर रही है, भोजन प्रदान करने का काम कर रही है। और ये जो है बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, समझिए वैसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे मुख्य रूप से निर्भर है, उन सबको रॉ मटेरियल देने का काम करती है। जैसे कि कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है, किसके लिए, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। रबर भी वही करती है, शुगर भी वही करती है। आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज यहाँ पे एक और इसका पॉइंट है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट की जाती है जैसे चाय और स्पाइसेस की, तो इससे बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। आपको जैसा कि पता होगा कि अगर टी की बात करें तो भारत चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी पी भी लेता है, दे भी देता है। तो जब दूसरे देशों में इसे बेचा जाता है तो बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उसी तरह से स्पाइसेस यानी मसालों की बात करें तो भारत जो मसाला दूसरे देशों में बेचता है उससे बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये सारा किस कारण होता है, तो एग्रीकल्चर के कारण ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन कि हाईलाइट द ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस इन इंडिया अलॉन्ग विथ मेजर राइस स्टेट, यानी चावल को उपजाने के लिए कौन कौन से कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है वो बताइए, और साथ ही साथ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट को भी बताइए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी यहाँ पे है कि भारत जो है राइस जो है एक स्टेपल फूड क्रॉप भारत में है। और जोग्राफिकल कंडीशन जो यहाँ पे है वो कुछ इस प्रकार से है। तो पहला ये है कि चावल को चलने के लिए, मतलब उपजाने के लिए, ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और वहाँ की वायु में बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए। नमी मीन्स ये मॉइस्चर, मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है। दूसरा है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और जहाँ पे कि बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे अपना व्यवस्था होना चाहिए इरिगेशन का। और ये जो है कहाँ पे होता है, तो एलुवियल सॉइल में। कैसे एलुवियल सॉइल में, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और ये क्लेई सॉइल में भी होते हैं। तो ये सारे इसके जो है कुछ कंडीशन है। अब आते हैं कि मेजर राइस ग्रोइंग कौन कौन से स्टेट हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट यहाँ पे है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, फिर है कोस्टल और डेल्टाइक रीजन, और फिर है कोस्टल रीजन एंड डेल्टाइक रीजन। यहीं तक ये यहाँ पे होगा कि इसके कोस्टल और डेल्टाइक रीजन, यानी ये भी यहाँ पे होगा, यानी ऐसे रीजन में ये जो है ग्रो करते हैं। फिर आता है कि राइस जो है मुख्य रूप से लेस रेनफॉल में कहाँ पे उपजाया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से में विद द हेल्प ऑफ कैनल इरिगेशन, यानी जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे पानी की व्यवस्था करके इसे ग्रो करवाया जाता है, उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है मेंशन द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट इन इंडिया, यानी भारत में वीट को उपजाने के लिए किस ज्योग्राफिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है उसके बारे में बताइए। साथ ही साथ भारत के उस 2 हिस्सों का नाम बताइए जहाँ पे कि गेहूं को उपजाया जाता है, मतलब मेजर प्रोड्यूसिंग की बात की जा रही है, मुख्य जो प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए वीट सेकेंड मोस्ट क्रॉप इम्पोर्टेंट है, किसके बाद, तो ये बहुत सीरियल क्रॉप है और ये राइस के नीचे ही आता है। मेन फूड क्रॉप कहाँ पे है ये, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये एक रबी क्रॉप है। और अब बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की। तो इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन ये है कि इसे जो है कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब ये ग्रो करे तो उस समय सीजन ठंडा होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन कब होना चाहिए, जब इसके पकने का समय हो जाए, उस समय जो है काफ़ी सूरज होना चाहिए। इसे 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल की आवश्यकता होती है। रेनफॉल जो है पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी सारे जगह जो है पूरा होना चाहिए, वो भी खास करके ग्रोइंग सीजन में। फिर है 2 इम्पोर्टेंट वेट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से हैं, तो गंगा सतलज प्लेन जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और दूसरा है दक्कन का ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है
मेंशन द मेजर क्रॉप्स दैट कम अंडर द मिलेट्स, यानी मिलेट्स के अंदर जो मेजर क्रॉप है उसके बारे में बताइए, और इनके कल्टीवेशन के लिए कौन कौन से कंडीशन की ज़रूरत होती है इनके बारे में भी बताइए, और किस एरिया में ये ग्रो होते हैं उनके बारे में भी बात कीजिए। 14 में ये क्वेश्चन आया भी है। तो देखिए 3 प्रकार के क्रॉप होते हैं जो कि इसके भीतर आते हैं। एक होता है ज्वार, दूसरा बाजरा, तीसरा रागी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। कोर्स ग्रेन मतलब मोटे अनाज ये होते हैं। इनके वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं। तो सबसे पहले रागी की बात करें तो रागी आयरन में रिच होता है, कैल्शियम में रिच होता है, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट और रफेज में भी ये रिच होता है। दूसरा यहाँ पे आता है ज्वार। ज्वार की बात करें तो ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। रेन फेड क्रॉप है, यानी कि वर्षा से सींच कर जो है क्रॉप को ग्रो करवाया जा सकता है। मुख्य रूप से ये नमी वाले एरिया में ग्रो करता है, जहाँ पे कि इरिगेशन की अगर नहीं भी ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत नहीं भी हो, तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार है, और उसके ठीक पीछे कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। तो ये सारे जो है ज्वार को प्रोड्यूस करते हैं ये सारे राज्य। फिर आता है यहाँ पे बाजरा। ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेट है। बाजरा जो है सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, यानी ऐसी मिट्टी जो कि बलुई मिट्टी होती है, और ऐसे सॉइल जो कि सैलो सॉइल है, यानी गहरे सॉइल होते हैं। राजस्थान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके ठीक नीचे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा है। फिर रागी की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, तो ड्राई रीजन में होता है। मुख्य रूप से ये बहुत सारी मिट्टी पर ग्रो कर सकता है, जैसे कि रेड सॉइल पे, ब्लैक सॉइल पे, सैंडी सॉइल पे, लोमी सॉइल पे और सैलो ब्लैक सॉइल पे। और मुख्य रूप से देश में ऐसे रीजन जो कि रागी को प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन अलॉन्ग विथ 4 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि यहाँ पे ऐसे कंडीशन की बात कीजिए जो कि कॉटन को ग्रो करने में लगते हैं। साथ ही साथ 4 राज्य के भी नाम बताइए जहाँ पे कि कॉटन को उपजाया जाता है। तो देखिए पहला है कि मुख्य रूप से ये सूखे क्षेत्रों में उगता है, और वहाँ का सॉइल कैसा होना चाहिए, तो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, दैट मीन्स कि रेगर सॉइल होना चाहिए। यहाँ पे दक्कन प्लेट्यू की बात की जा रही है। इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, वर्षा उतनी अधिक नहीं होनी चाहिए, हल्की वर्षा भी हो तो काम चलेगा, इरिगेशन होना चाहिए, और 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, और ब्राइट सनशाइन की भी इसे ज़रूरत होती है, यानी तेज़ धूप होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि ये खरीफ क्रॉप है, और इसे मैच्योर होने में, इसे पक जाने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। मेजर कौन कौन है, तो महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, दैट मीन्स कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जो हैं मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया है। आप इनका नाम याद रख लीजिए, मैप में भी कभी कभी ये पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे आता है डिस्क्राइब द कंडीशन विच लेड टू द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझिए। उस स्थिति का नाम बताइए जिसके कारण भारत में तकनीकी तौर पर भी एग्रीकल्चर में चेंज किए गए और इंस्टीट्यूशनल मतलब कि संस्थागत तौर पर भी चेंज किए गए। तो ऐसी क्या कंडीशन आ गई जिसके कारण ये सारे परिवर्तन करने पड़े। तो पहला है कि अगर भारत की बात करें तो भारत में हज़ारों सालों से खेती की जा रही है, और यहाँ पे लगातार भूमि का यूज़ किया जा रहा है खेती के लिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भूमि का लगातार यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है टेक्नो इंस्टीट्यूशनल को मैच नहीं किया जा रहा है, यानी ये पूरी तरह से इससे मैच नहीं हो रहा है, जिससे कारण एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसकी गति जो है स्लो हो गई है। यानी इसके कहने का मतलब है कि लगातार लैंड का यूज़ किया जा रहा है, तो उसे इस तरह से यूज किया जाना चाहिए, उसमें तकनीक भी लगानी चाहिए। अगर तकनीक लगा के काम करें, अगर थोड़ा दिमाग लगा के काम करें, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होगा।
अब देखिए आगे इसके बारे में क्या बात की जा रही है कि अगर ऐसा नहीं किया जा रहा, मतलब ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल रही, जैसे कि यूज़ तो लैंड का हो ही रहा है लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जा रही है, तो इससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट स्लो हो रही है। तो इसलिए डेवलपमेंट में अगर करना है, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट इन इरिगेशन, यानी भारत की कृषि की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बारिश पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर इरिगेशन में डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे वही बातें बताई जा रही है कि भारत के लोग जो है किसान ये मानसून पे बहुत डिपेंडेंट है और सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी पे बहुत डिपेंडेंट है। मतलब इरिगेशन में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी फार्मर को फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है। ये तो मानसून पे ही डिपेंडेंट है और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे ही डिपेंडेंट है, और पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मुकाबले, और मोर देन इंडिया हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी कुछ कंडीशन रही जिसके कारण कि ऐसी ज़रूरत पड़ी कि नहीं, इसमें तो टेक्नोलॉजिकल चेंज भी करने पड़ेंगे और इंस्टीट्यूशनल चेंज भी करने पड़ेंगे, जो आगे चल के हमको यहाँ पे पढ़ना भी है, वो भी डिटेल में। देखिए आगे यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए एक ही क्वेश्चन को एग्ज़ाम में 3 तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ कम्प्रीहेंसिव मीन्स विस्तृत लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 1980 एंड 1990, यानी 1980 और 1990 के दशक के दौरान ऐसे 5 फीचर्स बताइए जो कि डेवलपमेंट करने के लिए, यानी भूमि के डेवलपमेंट करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए थे। अब इसी को देखिए 2 तरीके से और भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे तो यहाँ पे कहा जाता है कि यह जो प्रोग्राम था ये कॉम्प्रिहेंसिव था, मीन्स काफ़ी विस्तृत प्रोग्राम था। इसमें संस्थागत चेंज भी किए गए और टेक्निकल चेंज भी किए गए थे। कौन कौन से रिफॉर्म्स यहाँ पे किए गए? तो सबसे पहले प्रावधान किए गए थे किसके लिए? तो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि अगर फार्मर की क्रॉप ख़राब हो जाएगी तो फार्मर जिएगा कैसे, वो तो मर जाएगा। तो इसके लिए उनके जैसे इंसान अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, इसीलिए और तो इसलिए सरकार ने भी यहाँ पे दिमाग लगाया कि अब वो क्रॉप का इंश्योरेंस करेंगे किसानों को फ़ायदा देने के लिए। किस किस केस में? तो अगर सूखा पड़ जाए, अगर बाढ़ आ जाए, अगर साइक्लोन आ जाए, अगर आग लग जाए, अगर बीमारी फैल जाए, तो वो क्या करेंगे? क्रॉप को इंश्योरेंस करेंगे। और इंश्योरेंस में होता क्या है? पैसे मिलते हैं, तो इससे आर्थिक लाभ होगा। दूसरा है ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट मीन्स कि सहकारी समिति की स्थापना की गई और बैंक्स की भी स्थापना की गई। क्यों? ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके, वो भी कितने रेट पर? तो लोअर रेट पे दी जा सके, ताकि उन्हें जो है बहुत इससे फ़ायदा मिल सके। तो ये सारे सरकार के प्रावधान थे। तीसरा था कि किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया गया, ताकि जो है उन्हें आसानी से जो भी उन्हें सामान लेना हो, इनपुट लेना हो, इसमें उन्हें कुछ फ़ायदा मिल जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी PAIS जो है इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि फार्मर को लाभ पहुंचाया जा सके। फिर है स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न, यानी सरकार ने बस किसानों की स्थिति को इतना सुदृढ़ करने के लिए वेदर बुलेटिन लगाया, प्रोग्राम चालू किए, ताकि किसानों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। फिर एक गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस की। आप समझ गए होंगे कि वो जो है इन्हें पैसा देंगे सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए। रीन्यूमरेटिव और प्रोक्यूरमेंट प्राइस भी यहाँ पे की गई, ताकि जो है ये जो बीच के लोग हैं, ये जो मिडिल मैन है, ये सारे जो है किसानों का शोषण ना कर सके। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम थे जो कि सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए किए। अब आता है ये क्वेश्चन, आखिर एग्रीकल्चर का इस अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, वो बातें बताइए। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि ये भारत की जो है अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी रहा है। क्यों? क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसी में तो लगी हुई है, यही कारण है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा रोज़गार देने का काम करता है और जीवन यापन देने का काम करता है। और इसके और आगे है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि भारत में जो है व्यवसाय का मुख्य स्रोत, रोजगार का मुख्य स्रोत यहाँ पे एग्रीकल्चर ही है।
10-11 की बात करें तो टोटल वर्कफोर्स का 52% हिस्सा तो एग्रीकल्चर ही कर रहा था, एग्रीकल्चर में ही भिड़ा हुआ था, लिप्त था। फिर आता है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करती है जिसे आदमी कंज्यूम करता है। फूड ग्रेन के अलावा ये जो है रॉ मटेरियल भी बहुत सारे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। एक एग्जांपल हमेशा याद रखिए कॉटन का, कॉटन है कपास जिसे खेतों में उपजाया जाता है और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म होती है। इसके कुछ और भी पॉइंट हैं वो देखिए, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि चाय हो गए, कॉफ़ी हो गए, मसाले हो गए, इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर भेजा जाता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर लाया जाता है, भेजा जाता है इन्हें दूर। और इससे क्या होता है, जब विदेशों में भेजा जाता है तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे कि कंट्री को आर्थिक सहायता यहाँ पे मिलती है। और बाकी सारे इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर है, 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इसके अलावा जो 2 सेक्टर बचे, एक सेकेंडरी दूसरा टर्शियरी, ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पे ही अपने ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट होते हैं। यानी आप ये समझिए कि ये जो भी सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के प्राइमरी के अलावा ये सारे जो है इसी पे डिपेंडेंट है। तो इसका महत्व इस बात से हमको पता चलता है। अब आगे देखिए, आगे है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर्स टुडे। अगर वर्तमान समय की बात करें तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा चुनौतियों को झेल रहे हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां ये हैं कि उन्हें बिग चैलेंज किससे फेस करना पड़ रहा है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन उन्हें फेस करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर यही कंपैरिजन में दूसरे जगह की बात करें तो वहाँ के किसान काफ़ी आगे हो चुके हैं, बड़े बड़े मशीनों का यूज़ करते हैं, मॉडर्न इनपुट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो इतनी व्यवस्था है ही नहीं, तो इस तरह से ये जो है पीछे होते जा रहे हैं। फिर है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी है, खास करके इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कोई संस्थागत यहाँ पे है नहीं, और दूसरे इनपुट की भी यहाँ पे कमी है। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। दूसरा है कि फर्टिलाइज़र पे जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी का मतलब समझिए, गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देती है ताकि उसे जो है सपोर्ट मिलता रहे, उसे कुछ फ़ायदा होता रहे। तो फर्टिलाइज़र पे जो सब्सिडी सरकार दिया करती थी उसे घटा दिया गया है, जिससे कि लागत में, जिससे कि किसानों को फ़ायदा क्या होगा, इससे तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो नुकसान ही हो रहा है। और इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे कम कर दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। फिर है कि फार्मर जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर से हटा रहे हैं, जिसके कारण अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जा रही है। और मानसून का नेचर, क्योंकि प्रकृति किसी के बस में तो है नहीं, अब प्रकृति का जब मन करेगा तब वर्षा होगी, तो इरेटिक नेचर यानी कुछ कन्फर्म नहीं है, उसका अपना एक नेचर है बारिश होने का। मानसून जो है यहाँ पे ये समय समय पर तो होता नहीं है, टाइम होता है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, प्रकृति के हाथ में है। तो इसके कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर ये अफेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि भारत की खेती मानसून पे डिपेंडेंट है और मानसून किसी के बस में है नहीं, अगर और अपना कुछ व्यवस्था इरिगेशन का है नहीं, इसलिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि वर्तमान समय में किसानों को झेलनी पड़ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, फिर आगे जाकर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कीवर्ड टुडे इन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी एक कीवर्ड बताइए जो कि वर्तमान समय में इंडियन एग्रीकल्चर में मौजूद है। तो वो कीवर्ड है जीन रेवोल्यूशन, जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेड टू द फ्लोरिशिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, एंड लिवरपूल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब औपनिवेशिक युग में, जब भारत पे विदेशी का शासन था तो उस समय भारत क्या था, उसका उपनिवेश था। क्वेश्चन पूछता है कि आखिर जब औपनिवेशिक काल का समय था तो ये वहाँ पे ये फ्लोरिशिंग क्यों था, ये बहुत फल फूल क्यों रहा था। तो कारण ये था कि गुड क्वालिटी ऑफ कैटन अवेलेबल थे,
गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन देता कौन इंग्लैंड को? तो भारत देता, क्योंकि ये तो उपनिवेश था। इसी के कारण वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ही फल फूल रही थी। नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप आर ग्रोन यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स, यानी उस फार्मिंग का नाम बताइए जहाँ पे कि फसलों को प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है ग्रो करवाने के लिए। तो कौन है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये होता है। हो, डाउ, डिगिंग स्टिक का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, नेम एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर झमिंग इज प्रैक्टिस, यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वही प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ के? असम के, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पे झूम की खेती की जाती है। दैट मीन्स कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज कॉमर्शियल क्रॉप इन वन स्टेट वाइल सब्सिस्टेंस क्रॉप इन अनदर स्टेट, यानी उस क्रॉप का नाम बताइए जो कि एक राज्य में तो सब्सिस्टेंस क्रॉप है और दूसरे में कॉमर्शियल है। तो ये है चावल। चावल स्टेपल क्रॉप भी है। व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड इन प्लांटेशन, प्लांटेशन में कैसे इनपुट की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको पता होगा प्लांटेशन फार्मिंग में एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पैसे कमाने पर होता है। तो बहुत लार्ज लैंड एरिया चाहिए ताकि एक क्रॉप को वहाँ पे लगाया जा सके। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड चाहिए, यानी बहुत बड़े पैमाने पर भूमि चाहिए। फिर यहाँ पे पूछता है, इन विच सीजन रबी क्रॉप आर सोन इन इंडिया, यानी किस मौसम में रबी क्रॉप जो है उगाई जाती है। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है। तो रबी क्रॉप जो है विंटर में, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी सर्दियों के समय में ये क्रॉप लगाई जाती है। कब से कब तक? तो फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। वाई शुड इंडियन फार्मर डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप, यानी यहाँ पे कहता है आखिर क्यों भारतीय किसान को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, यानी उन्हें जो है बढ़ना चाहिए। जैसे कि उन्हें क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे वो सीरियल उपजाते हैं तो उन्हें हाई वैल्यू के क्रॉप भी उपजाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा गया है फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप बिकॉज दिस विल इंक्रीज इनकम, क्योंकि इससे उन्हें पैसा बढ़ेगा और इन्वायरमेंट जो डिग्रेड होती है वो भी कम हो जाएगी। इससे 2 फायदे हो गए, पैसा का पैसा भी हो गया और इन्वायरमेंट भी बच गया। इसलिए उन्हें ऐसे क्रॉप की ओर रुख करना चाहिए जो कि हाई क्वालिटी वाले हो, ज़्यादा पैसा जिसमें कमाया जा सके। नेम एनी 2 रबी क्रॉप, यानी 2 रबी क्रॉप के बारे में बताइए। तो बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 2 ही लिखना है। वीट हो गया, बार्ली हो गया, पीस हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, और मतलब सरसों। इन स्टेट्स लाइक असम 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन, यानी अगर आप असम की बात करें तो 3 क्रॉप पैडी के ग्रो किए जाते हैं। इनमें से किसी 2 के नाम बताइए। तो तीनों के नाम याद रख लीजिए, एक है औस, दूसरा है अमन, तीसरा है बोरो। यही इसका आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। तो पहला राइस है, दूसरा वेट है। नेम द 2 इम्पॉर्टेंट वेट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया। कौन कौन हो जाएगा? तो गंगा सतलज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में, और दूसरा हो जाएगा ब्लैक सॉइल ऑफ द दक्कन। अब यहाँ पे आता है नेम द क्रॉप विच इज़ यूज एज फूड एंड फॉडर। तो ये होता है मेज, जिसका फूड और फॉडर दोनों के तरह यूज़ किया जाता है। और किस टाइप ऑफ सॉइल में मेज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है? तो मेज ग्रो करता है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। तीसरा आता है व्हाट इज़ जायद। जायद क्या होता है? तो जायद जो है सीजन का ही नाम है, जो कि रबी और खरीफ के बीच में होता है। फिर है नेम एनी 2 जायद क्रॉप्स। तो इसमें आ जाएगा वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप्स। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 2 मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। हम 3 मिलेट्स के नाम जानते हैं, ये कोर्स ग्रेन होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। उस स्टेट का नाम बताइए जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी है। तो यहाँ पे कर्नाटका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नेम 1 रेन फेड क्रॉप, यानी जो कि वर्षा सिंचित इलाकों में जिन्हें उपजाया जा सकता है। तो इसका ज्वार हो जाएगा। नेम एनी 2 ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी 2 स्टेट का नाम बताइए जो कि ज्वार प्रोड्यूस करते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। What type of soil is required for the growth of बाजरा। बाजरा क्या है? कोर्स ग्रेन है।
मिलेट है, तो इसको ग्रो करने के लिए कैसे सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी और सैलो ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। नेम टू मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी भारत के 2 बाजरा उत्पादित करने वाले राज्य का नाम बताइए, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। नेम द क्रॉप इन विच इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी भारत जो है प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है, तो ये है पल्सेस। नेम एनी 2 मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, तो बहुत सारे हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सारी दालें हैं, अरहर, जो कि भारत में प्रोड्यूस की जाती है। फिर आता है 52 नंबर, शुगर इज़ द मेन सोर्स ऑफ विच प्रोडक्ट, यानी शुगर से मुख्य रूप से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो गुड़ मिलता है, खंडसारी मिलता है और मोलासेस मिलता है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन रेपसीड प्रोडक्शन इन 2016, यानी भारत का उस समय जो है क्या रैंक था, तो इंडिया वाज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, ये सही है, इसी के प्रोडक्शन में क्या था, तो भारत 3रे नंबर पे था, पहले नंबर पे कनाडा था और फिर जो था चाइना था, 3रे पे भारत था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 ऑयलसीड का नाम बताइए जो भारत में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे ऑयलसीड है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम डील कर चुके हैं। ग्राउंडनट है, कस्टर्ड सीड है, कॉटन सीड है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसामम है, लिनसीड है और सनफ्लावर है। यूज़ भी हम जानते ही हैं। नेम द फर्स्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड इन 2016, यानी 2016 में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट कौन प्रोड्यूस करता था और फिर दूसरे नंबर पे कौन था, तो देखिए चाइना यहाँ पे सबसे आगे था और उसके पीछे जो है 2 नंबर पे भारत था। नेम एनी 2 ऑयलसीड क्रॉप विच आर नोन एज खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ, तो ये हो जाएगा सेसामम और कैस्टर सीड, जहाँ पे कि एक को खरीफ क्रॉप की तरह ट्रीट किया जाता है, वही उसी क्रॉप को दूसरी तरफ रबी क्रॉप की तरह ट्रीट किया जाता है। मेंशन 2 बिवरेज क्रॉप ग्रोन इन इंडिया, यानी पेय पदार्थ, तो एक हो जाएगा टी, दूसरा हो जाएगा कॉफ़ी। नेम द बिवरेज क्रॉप, जिसे कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें तो खाली टी ही होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे विच वेराइटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया, तो भारत में यमन से लाई गई जो अरेबिका वैरायटी है उसी का यूज़ किया जाता है। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉफ़ी कल्टीवेशन कन्फाइन, यानी भारत के किस हिस्से में कॉफ़ी की कल्टीवेशन कन्फाइन है, यानी लिमिटेड है, तो नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यानी भारत के इस हिस्से में ही कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेम 1 इक्विटेरियल क्रॉप, तो रबर एक इक्विटेरियल क्रॉप है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 2 आइटम इन विच नेचुरल रबर इज़ यूज, यानी प्राकृतिक रबर किस 2 चीज़ में यूज़ होता है उसका नाम बताइए, तो ये हो जाएगा एक ऑटो टायर, फिर ट्यूब, बेल्ट, हाउसेस, फुटवेयर्स, लेटेक्स फोम, साइकिल टायर, ट्यूब्स। यहाँ पे बहुत सारे इसके यूज हैं, आप सबको एक बार ध्यान में रख लीजिए। व्हाट इज़ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कॉल्ड, रियरिंग मीन्स उसका पालन पोषण किया जाता है ताकि उससे फ़ायदा निकाला जा सके, तो ये हो जाएगा सेरीकल्चर, यानी उससे फ़ायदा लेते हैं लोग, तो इसे सेरीकल्चर कहते हैं। नेम एनी 1 कॉम्पिटिटर ऑफ जूट, तो जूट क्या है, नेचुरल है, लेकिन उसका कंपटीशन किससे हो जाएगा, उसका कंपटीशन हो जाएगा सिंथेटिक से, तो सिंथेटिक में एक नाम हो जाएगा नायलन। विच टर्म इज़ यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग विद इन बिगर वंस, तो देखिए इसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहते हैं। समझिए इसका मतलब, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होती है, जैसे कि भूमि थी तो उसमें बहुत सारे सरकार के द्वारा सुधार किए गए, जैसे छोटी छोटी भूमि थे, छोटे छोटे इंडिविजुअल के अंदर थे, तो सरकार ने उन्हें क्या किया, बड़ा करने का प्रयास किया, तो छोटी छोटी भूमि को मिला के बड़ा कर दिया, इसे ही कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट है व्हाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग मच इन वोग इन इंडिया टुडे, यानी ऑर्गेनिक फार्मर भारत में जो है वो कंडीशन में यहाँ मौजूद है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए इसे जो है फैक्ट्री बेस्ड केमिकल्स की मदद से नहीं बनाया जाता, इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट, जैसे कि
फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। इसलिए ये जो है इन्वायरमेंट को निगेटिव मैनर में जो है अफेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि ऑर्गेनिक फार्मर फ़िलहाल भारत में वो कंडीशन में मौजूद है, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन कहता है अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर हैव अ ब्लीक फ्यूचर, यानी कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यहाँ के फार्मर का फ्यूचर ब्लीक है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि ब्लीक है। ब्लीक का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा जो है भविष्य ठीक ठाक है नहीं। कारण ऐसा उनका कहने का है कि यहाँ की लैंड होल्डिंग्स बहुत ही स्मॉल है, यानी कि एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन इज़ राइजिंग। समझिए इसका मतलब कि भूमि को जो लोग नियंत्रित किए हुए हैं उनकी अपनी अपनी भूमि है, अब वो छोटे छोटे हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि इनका भविष्य जो है ज़्यादा बेहतर यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि सब्सिस्टेंस लेवल ऑल्सो कैन नॉट बी अचीव विथ वेरी लेस लैंड होल्डिंग्स, यानी अगर भूमि पर नियंत्रण ही बहुत कम रहा तो जो गोल वो चाहते हैं हासिल करना वो गोल भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इकोनॉमिस्ट को लगता है कि यहाँ के फार्मर का कोई भविष्य जो है नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, तो ये दूध से रिलेटेड था विद द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और इसे ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया गया। नेम एनी 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू बेनिफिट फार्मर, बहुत सारे स्कीम्स हम लोगों ने देखे। एक देखिए किसान क्रेडिट कार्ड है और दूसरा है PAIS यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द मेन एम ऑफ भूदान। देखिए, भूदान का मतलब क्या होता है? भू का मतलब भूमि, दान का मतलब दान कर देना। आखिर ये क्यों किया गया था? ताकि जो है ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी भूमि नहीं है उन्हें जो है भूमि लोग दान कर दे। वाई इज एग्रीकल्चर कंसीडर्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये रोजगार देने का काम करता है और लिवलीहुड यानी जीवन यापन का एक रास्ता देता है। 10-11 की बात करें तो टोटल वर्क फोर्स का 52% हिस्सा एग्रीकल्चर में ही लिप्त था, एग्रीकल्चर ही वो कर रहा था। फिर यहाँ पे आता है नेम वन इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इस ग्रोथ। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी बुक के ही क्वेश्चन है। तो टी एक बिवरेज क्रॉप हो सकता है, तो देखिए इसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करेंगे, डीप फर्टाइल सॉइल होने चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, सॉइल ह्यूमस में अधिकतम होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। टी की जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए और वो भी पूरे साल होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होनी चाहिए, पूरे में होनी चाहिए, और इससे जो है इसके जो नाजुक नाजुक पत्तियाँ होती है वो बहुत ग्रो करती हैं। फिर यहाँ पे आता है एक स्टेपल क्रॉप का नाम बताइए और रीजन बताइए जहाँ ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर चावल हो जाएगा। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जगह के प्लेन में पाया जाता है, डेल्टाइक रीजन में, कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन मीन्स तट के इलाकों में, जहाँ पे तट पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वहाँ पे इसका ग्रोथ होती है। स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश। कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरिया ऑफ रेस्ट रेनफॉल, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कि पानी की कमी भी है वहाँ पे लोग अपनी व्यवस्था करके, पानी की व्यवस्था करके वहाँ पे भी चावल को उपजा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैनल इरिगेशन। कहाँ कहाँ पे? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में। फिर यहाँ पे आता है enlist the various institutional reform program introduced by the government in the interest of the farmer। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि फार्मर के फ़ायदे के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। तो ये सारी चीज़ें वही सब है, कुछ अलग भी यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए ICAR की स्थापना की गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, वेटेरिनरी सर्विस की शुरुआत की गई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की गई, रिसर्च डेवलपमेंट की गई इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। ये सब क्यों किया गया? ताकि किसानों की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार की जा सके। फिर आता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीनता की गई, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए, PAIS जैसी स्कीम जो है यहाँ पे लागू की गई, और लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज़ गोट रिड्यूस डे बाय डे, यानी कल्टीवेशन के अंतर्गत जो लैंड है वो धीरे धीरे कम होते गए। और
सॉरी वो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन ये है कि कल्टीवेशन के भीतर जो लैंड है वो धीरे धीरे कम होते गए। आपको क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? कंसेक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। आप इसके परिणामों की कल्पना कीजिए। तो देखिए, तो अगर ऐसा हुआ तो ये सारे कंसेक्वेंस देखने को मिलेंगे। अगर लैंड जो है कल्टीवेशन में कम, अगर भूमि कम पड़ गई कल्टीवेशन के लिए, तो जितनी भूमि बची उसी में तो किसान चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उपजा ले। तो फार्मर ऐसे में क्या करेंगे? ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे ताकि वो जो है एक ही साल में 2 या 3 फसल उपजा ले। और वो ये भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यील्ड मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता मिले, जिससे कि जो भी भूमि बची उसकी क्वालिटी भी क्या होगी? ख़राब हो जाएगी। फार्मर जो है ज़्यादा फूड क्रॉप ग्रो करेंगे और नॉन फूड क्रॉप जो है एक बैक सीट चली जाएगी, यानी फिर उन्हें कोई ग्रो नहीं करवाएगा। इससे जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो होते हैं वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री में। फिर है कि बहुत सारे फार्मर जो है सिटीज़ में चले जाएंगे, खेती छोड़ देंगे और सोचेंगे कि अपने इनकम के लिए वो कोई ना कोई जॉब करें। फिर फूड सिक्योरिटी कंट्री की जो है अफेक्टेड हो जाएगी, यानी अगर किसान ही उपजाना छोड़ देंगे तो आखिर लोग खाएंगे क्या? अब यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। इसमें कहता है सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी अब कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या नियम लगाए हैं इसके बारे में बातें कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सरकार ने क्या किया। सबसे पहले है कलेक्टिविज़म। कलेक्टिविज़म क्या होता है? जैसे कि उन्होंने इंडिविजुअल को प्राथमिकता ना देकर ग्रुप अथॉरिटी की प्राथमिकता दी। दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी छोटे छोटे भूमि जो कि किसी इंडिविजुअल के हाथ में थे उन सबको बड़ा बनाने का काम किया। फिर है कॉपरेशन लगाया, ज़मींदारी प्रथा को पूरी तरह से हटा दिया गया। तो इन सब से क्या हुआ? संस्थागत सुधार हुए और साथ ही और ये सब देश की आज़ादी के बाद निर्णय लिया गया ताकि कृषि में सुधार किया जा सके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जिसमें सारी योजना तैयार की जाती है उनमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी दी गई थी? लैंड रिफॉर्म की, यानी भूमि में सुधार करने की। फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया गया। फिर ऑपरेशन फ्लड किया गया। ये सारी बहुत सारी स्ट्रेटजी थी ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च की गई, जिसमें सरकार आर्थिक सहायता देती है और क्रॉप इंश्योरेंस किया गया। एग्रीकल्चर इनपुट पर सब्सिडी दी गई। पावर और फर्टिलाइज़र की व्यवस्था की गई। ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए। PAIS शुरू किए गए। ये सारे कुछ सुधार थे जो किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने लागू किए। फिर आता है ICAR स्थापना की गई और यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है जो हमने पीछे डील की थी। फिर यहाँ पे आता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तार से चर्चा कीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पे जो है इसका प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, पहला प्रभाव क्या पड़ा कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में खास करके 90 के बाद फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे 90 में क्या हुआ था कि सरकार ने ये घोषणा कर दी कि अब बाहर से भी सामान यहाँ आएगा। तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है डील करना पड़ा। भले ही ये चावल का मेजर प्रोड्यूसर था, कॉटन का मेजर प्रोड्यूसर था, रबर का मेजर प्रोड्यूसर था, तो लेकिन यहाँ पे होता क्या है, स्पाइसेस आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed country, यानी ये सारी चीज़ों का मेजर प्रोड्यूसर था, लेकिन जब कंपटीशन की बात आई तो ये बड़े बड़े देशों से कंपटीशन करने में विफल रह गया बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री, क्योंकि भारत की कृषि और विदेशों की कृषि में ज़मीन आसमान का अंतर था। जब तक देश में चल रहा था तब तक तो बेहतर था, लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया से कंपटीशन करने की बात आई
यहाँ की कृषि धरी की धरी रह गई, कुछ नहीं कर पाई, उस कंपटीशन को ये फेस ही नहीं कर पाई। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड, यानी क्रॉस रोड पे अब फिलहाल जो है एग्रीकल्चर पहुंच चुकी है। कहाँ की? तो भारत की। ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कुछ किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में ये तो कंट्रोवर्सी में है। ये एलिस्ट किया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भूमि का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, भूमि डिग्रेड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा डाइंग एक्वाफर्स थे और इसने बायोडाइवर्सिटी को भी ख़त्म करने का काम किया था। तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में देखे गए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है राइस के ग्रोथ के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन हम पहले ही देख चुके हैं, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, यानी भारत में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनके बारे में बातें कीजिए। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट्स इंक्लूड होते हैं और वेजिटेबल्स इंक्लूड होते हैं। 2016 की बात करें तो भारत फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, वो भी फर्स्ट नंबर पे चाइना था, दूसरे नंबर पे भारत था। इंडिया प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, यानी भारत में ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी होते हैं, टेम्परेट फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंगो इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यानी आम उत्पादित करने का ये सारा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। दूसरा है ऑरेंज, नागपुर में होता है, चेरापूंजी में होता है जो कि मेघालय में है। फिर यहाँ पे बनाना की बात करें तो इसका प्रोड्यूसर केरला है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। फिर लीची और गुआवा की बात करें तो इसका प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश और बिहार है। पाइनएप्पल मेघालय में होता है, अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर्स, एप्रीकोट, वॉलनट्स ये सारे जम्मू कश्मीर में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया में जो है पूरे डिमांड में होते हैं, पूरी दुनिया में इनकी डिमांड होती है। फिर है व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी का इसे रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है, लिवलीहुड प्रदान करती है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी है, बहुत सारे जो भी सेक्टर है वो इसी पर डिपेंडेंट है। तो यही कारण है कि भारतीय कृषि जो है यहाँ पे, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बहुत सारी जनसंख्या जो है इस पर डिपेंडेंट है। फूड ग्रेन के अलावा बहुत सारी ये सामान देने का काम करते हैं इंडस्ट्री को, और इससे बहुत सारी चीज़ें उपजाई जाती है जो कि विदेशों में भेजी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज लाती है, और भी बहुत सारे इसके यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उस क्रॉप का नाम बताइए जिसका फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज़ किया जाता है। इसके जोग्राफिकल कंडीशन की बात कीजिए तो मेज क्रॉप है, और इसका जोग्राफिकल कंडीशन देखिए, ये खरीफ क्रॉप है, इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता है और ये बढ़िया से ओल्ड एलुवियल सॉइल में उगेगा। फिर है प्लांटेशन फार्मिंग के 5 फीचर्स की बात कीजिए। तो प्लांटेशन फार्मिंग एक प्रकार का कॉमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो करवाया जाता है। इसके 4 फीचर्स की बात करें तो प्लांटेशन में बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, बहुत महंगे इनपुट सामानों का यूज़ किया जाता है, माइग्रेंट लेबर्स का यूज़ किया जाता है, और जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है। इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल का काम करता है। और फिर है कि अगर प्लांटेशन की डेवलपमेंट हो पाई है, विकास हो पाया है, तो किसके कारण? तो वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कारण, जो कि प्लांटेशन को मार्केट से जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट होते हैं। इसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो
तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।